महमूद प्राचा जी की सराहना करता हूँ कि उन्होंने इसका जिम्मा उठाया है कि रामपुर में वो लोकतंत्र की लड़ाई को, संविधान की लड़ाई को लड़ेंगे और वहाँ पे इन सब तथ्यों को उजागर भी करेंगे और एक्सपोज करेंगे कि आज हमारे लोकतंत्र में किस तरह की कमियां आ गई हैं और किस तरह से हमारे वोट के अधिकार को, हमारे अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार को किस तरह से छीना जा रहा है। हम इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को लेकर पिछले 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2019 में लड़ाई शुरू हुई थी और उसके बाद सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शंस का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जस्टिस मदन लोकुर कर रहे थे। इसमें भारत के भी तथा विदेशों के भी काफ़ी आईटी एक्सपर्ट और इंटेलेक्चुअल्स शामिल थे, जिसमें ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट भी थे जिन्होंने कि इलेक्शंस का इंतज़ाम देखा है स्टेट लेवल पे और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी। उस समय हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा था कि वो आएं और हमारी इस पारदर्शिता की मुहिम के साथ जुड़ें, लेकिन उस समय शायद लोगों को या तो वक्त नहीं था या उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद 13 अगस्त 2022 को हमने एक सेमिनार आयोजित की जिसका नाम हमने रखा 3M। 3M मीन्स मशीन, मनी, मीडिया। आज इन 3 चीज़ों की मदद से इलेक्शन जीते जाते हैं। मनी का तो आपको पता ही है। जब हमने ये सेमिनार की थी तो इसमें हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को डिस्कस किया था उस वक्त। मीडिया का, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उसका क्या रोल रहा है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। आप में भी यदि मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं तो वो प्राइवेट रूप से जानते हैं। मीडिया की जो ओनरशिप है वो तो समझते वो लोग भी हैं, लेकिन उनका तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन जो एक आम जर्नलिस्ट है, एक आम कैमरामैन है, उनको भी पता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि क्या हो रहा है, उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। तो जब हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनविटेशन दिया था, मैं खुद घूमा था करीब 1 हफ्ते तक, काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान से मिला। हमने बीजेपी की लीडरशिप को भी बुलाया था, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है ये गैर राजनीतिक है, पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। हमारा किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई संबंध नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि जिस दिन हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ सीधा संबंध हो जाएगा तो हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो 13 अगस्त 2022 को, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 12 अगस्त को पार्लियामेंट का अवसान होना था सेशन का, लेकिन वो 3 दिन पहले हो गया। अधिकतर लीडर लोग चले गए, लेकिन उसमें काफ़ी लोग आए, कांग्रेस से, बीएसपी से, समाजवादी पार्टी से, एनसीपी से और भी दीगर पार्टियों से। हमारे पास 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव उसमें शामिल थे और उन्होंने हमारे रेजोल्यूशन, हमारे प्रस्ताव को समर्थन भी दिया था। तो उस समय से आज तक हम ईवीएम के लिए अलग अलग किस्म से, अलग अलग फोरम्स पे अपनी बात रख रहे हैं उनके इस बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि एक वोटर को पता होना चाहिए कि वो किसको वोट डाल रहा है। जिसको वोट डाल रहा है वही रजिस्टर हो रही है या नहीं, और जो वोट रजिस्टर हुई है वही गिनी जा रही है या नहीं। इसमें ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं विदेशों में भी, मैं तो फॉरेन सर्विस का हूँ और काफ़ी देशों में एम्बेसडर रहा हूँ और ऑब्जर्वर भी रहा हूँ विदेशों के इलेक्शंस में, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, एशियन कंट्रीज़ में भी। तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों बैलेट पे पेपर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा हम जानते हैं हमारे यहाँ बेईमानी नहीं होती, हम ये भी जानते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी आई है, लेकिन यदि एक भी वोटर को शक है कि उसके द्वारा डाला गया वोट
उसी कैंडिडेट के लिए गिना गया है जिसके लिए उसने डाला है। यदि एक वोटर को भी शक है तो हमारे इलेक्शन की जो एक तरह से निष्पक्षता है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जैसे जर्मनी में तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसी बेसिस पे ईवीएम को बैन कर दिया था। यूरोप के अधिकतर कंट्रीज में, अधिकतर क्या करीब करीब सभी कंट्रीज में कहीं ईवीएम नहीं है। इसके बाद हमने एक और बात कही, हमने कहा ठीक है, आप कागज़ बचाना चाहते हैं, पेड़ों को बचाना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप जितने भी पर्ची वीवीपैट की पर्ची कट के गिरती है आप उनको गिनिए, आप नीलाम कीजिए। उस पर भी वो तैयार नहीं हुए। शुरू में तो हमने 25% की बात कही थी, वो 25% पर्चियाँ गिनने को भी तैयार नहीं थे। और अब तो उन पर्चियों की भी ऑथेंटिसिटी पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि पहले वो जो शीशा था, उसका जो कांच बाहर लगा हुआ था, वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। अब तो ब्लैक हो जाता है बत्ती बुझते ही। तो 6 या 7 सेकंड के लिए वो बत्ती, कहते तो 7 सेकंड है, पर मैंने भी वोट डाली है, मुझे तो लगता है वो 4-5 सेकंड से ज़्यादा बत्ती नहीं जलती है। लेकिन आप उसको गिरते हुए नहीं देखते। एक तो काला है, जैसी बत्ती गई तो आप कुछ देख नहीं सकते, और आप ये भी नहीं देख सकते कि वो कट के गिरा कि नहीं गिरा। तो उसके बावजूद भी हम तैयार हो गए थे। हमने कहा कि चलो 25%, 50% कुछ तो गिनो। आज की तारीख में 1% गिनी जाती हैं पर्चियाँ, और कहीं कहीं 1% से कम हो जाता है। यूपी जैसे स्टेट में, जहाँ पे कि यूपी, बिहार वगैरह में, जहाँ पे कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10-10, 12-12, 15-15 लाख वोट डल जाते हैं। ये तो हुई ईवीएम की बात। दूसरी बात हुई कि अभी जो रितु सिंह जी ने बताया आपको कि क्यों रामपुर को चुना गया है। रामपुर को इसलिए चुना गया है, पिछले साल जब आजम खान साहब रामपुर में डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसके बाद वहाँ इलेक्शंस हुए। किसी अखबार ने नहीं छापा किस तरह इलेक्शन हुए। करीब 1 हफ्ते बाद मुझे वहाँ से 1-2 लोगों से पता लगा। मैंने जब फ़ोन किया अपने दोस्तों को, उन्होंने कहा आप आके जानकारी हासिल कीजिए। मैं सुबह से शाम तक वहाँ पे गलियों में घूमा और मैंने लोगों से पूछा, आपने कभी भी लोकतंत्र की ऐसी हत्या कम से कम उत्तर भारत में तो नहीं देखी होगी हाल के वर्षों में। 60s और 70s में तो हम सुनते थे, लेकिन यदि लोगों को रोका जाता था तो वो दबंग लोग रोकते थे, या जो भी डोमिनेंट कास्ट होती थी उसके लोग रोकते थे, या जो पावरफुल कैंडिडेट है, माफिया है उसका, वो लोग रोकते थे। रामपुर के अंदर पुलिस ने, और वो भी सेंट्रल फोर्सेस ने, लोगों को वोट डालने से रोका। तरह तरह के बहाने ढूंढे गए। सेंट्रल फोर्सेस, बीएसएफ और सीआरपीएफ को, वहां पे बीएसएफ हर जगह लगी हुई थी, बीएसएफ को ये अधिकार नहीं है कि वो आपका वोटर आईडी कार्ड देखें। वोटर आईडी कार्ड का मिलान करने का अधिकार सिर्फ पोलिंग ऑफिसर को होता है। लेकिन 100 मीटर पहले ही, जैसे ही आप घर से निकलते थे, आपसे वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता था। वो कहते थे नहीं, ये काफ़ी नहीं है, अपना आधार कार्ड भी लाओ, जाओ घर जाके आधार कार्ड लाओ, राशन कार्ड लाओ। उसमें यदि आपके नाम में जरा सा भी फर्क आ गया, जैसे कि मोहम्मद को MOHAMMAD भी लिखते हैं, MMED भी लिखते हैं, वो तो उसके बहुत तरीके हैं। जैसे अशोक को ASHOK भी लिखते हैं, कोई ASOK भी लिखता है। यदि एड्रेस में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मान लो मकान नंबर आपका 69 है, उसकी जगह उन्होंने फ्लैट नंबर 69 लिख दिया, या आपके मोहल्ले का नाम में स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हो गई तो उन्होंने आपको वापस कर दिया। यहाँ तक कि पर्दा नशीन औरतों से भी उन्होंने कहा, बीएसएफ के लोगों ने, कि नहीं नहीं हम आपका शक्ल देखेंगे, आप अपनी पहले शक्ल दिखाइए। शुरू में वहाँ कोई महिला पुलिस नहीं थी, बहुत देर से महिला पुलिस आई। तो इस तरह से लोगों को उन्होंने टेरराइज किया, और पोलिंग बूथ के बाद पास जाके फिर पुलिस वालों ने, लोकल पुलिस ने चेक किया, उसके बाद वो वोट डालने गए। इलेक्शन की पूर्व संध्या पे सेंट्रल फोर्सेस में छोटी छोटी गलियों में भी मार्च किया। क्या वो वहाँ पे ऑक्यूपाइड टेरिटरी थी?
क्या वो पैलेस्टाइन था कि जहाँ पे इजरायली फोर्सेस इस तरह से मार्च कर रही हैं? वो सिर्फ दहशत करने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए ऐसा किया गया कि लोग दहशत से घरों से बाहर निकल के वोट ना डालें। हो सकता है कि मुझे बड़ा चढ़ा के लोगों ने बताया, देखो मैं तो था नहीं, लेकिन लोगों ने जो कुछ बताया मैंने आपको बता दिया। लोग उस दिन भी, एक हफ्ते बाद भी लोग डरे हुए थे, वो कहने लगे कोई बात नहीं। हो सकता है काफ़ी लोग आज़म खान से नाराज़ भी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं किया। लेकिन जो वोट डालना चाहते थे, मैं कहता हूं कि यदि 1000 लोगों को भी, यदि 10,000 लोगों को भी वोट डालने से रोका गया इस तरह, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या थी। ऐसा कम से कम नॉर्थ इंडिया में पिछले 40 साल में हमने पहली बार देखा। और किसी भी देश के किसी भी मेन स्ट्रीम अखबार ने, देश के इंडियन एक्सप्रेस ने एक छोटी सी रिपोर्ट दी थी बस, और उस पर भी थोड़ा घुमा फिरा के एक इस रिपोर्ट का हिस्सा इसको बनाया था। बाकी किसी अखबार ने, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने टीवी पे इस बात को नहीं उठाया। और उसी का आज भी आप उठा के देख सकते हैं कि कितने परसेंट वहाँ वोटिंग हुई थी। मेरे ख्याल से 27-28% वोटिंग हुई थी। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70-75% तक वोटिंग होती रही हो, वहाँ 27-28 या 30% वोटिंग का क्या मतलब है? कि लोग वोट डालने नहीं गए या उनको वोट डालने नहीं दिया गया। हमने भी पहले सोचा था कि शायद वोट डालने नहीं गए लोग, लेकिन जब वहाँ हम गए तो हमें पता लगा कि कुछ इलाकों में, कुछ पोलिंग बूथ तो ऐसे थे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे इलाकों में थे जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी की बहुलता थी। उन इलाकों में कहीं 1 वोट डला, कहीं 2 वोट डले, और कुछ इलाकों में तो 1 भी वोट नहीं डला, मुझे बताया गया। हो सकता है डले हों, 2-4 डले हों, लोग कह रहे थे कि डले ही नहीं। काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, सॉरी काफ़ी पोलिंग बूथ पे 10%, 20%, 25% डले। हाँ, जो मिक्स बूथ थे, जहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी सभी कास्ट के लोग इकट्ठे थे, वहाँ पे तो ज़्यादा नहीं रोका गया। पर जहाँ पे बहुलता एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों की थी, खास कम्युनिटी के लोगों की जहाँ पे बहुलता थी, वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस ने बहुत स्ट्रिक्ट होके, बड़ा उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको, वोटर्स को पोलिंग बूथ जाने पे रोका। तो अब चूंकि हम तो इंडिपेंडेंट पर्यवेक्षक थे और अपने पर्सनल उसमें गए थे, तो मैंने फिर सबको बताया अपने ग्रुप में कि भाई ये वहाँ हुआ है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आप हो सकता है कि आपको किसी ने ज़्यादा बढ़ा के बता दिया हो सकता है बता दिया हो, लेकिन फिर मैंने और लोगों से कहा कि आप घूम के आइए। उन लोगों ने भी इसकी तस्दीक की कि अधिकांश पोलिंग बूथ्स पे ऐसा हुआ है। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने कहा, जब प्राचार्य जी ने बात की तो इनसे यही कहा गया कि आप रामपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके लड़ें और दिखाएं कि लोकतंत्र की हत्या किस तरह से हो रही है। हारे जीते बात वो नहीं है, बात राजनीतिक दल की भी नहीं है। बात यह है कि हमें, हमारी लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है। कोई भी पार्टी जीते हारे वो बात अलग है, लेकिन कम से कम इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इलेक्शन ईमानदारी के साथ होना चाहिए, और किसी भी तरह से लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने से रोका जाना चाहिए। और नहीं रोका किसी भी तरह से लोगों को पोलिंग बूथ जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। और रामपुर इसके लिए एक टेस्ट केस बन सकता है। और मैं इस बात के लिए महमूद प्राचार्य जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने इसका जिम्मा उठाया है कि रामपुर में वो लोकतंत्र की लड़ाई को, संविधान की लड़ाई को लड़ेंगे, और वहाँ पे इन सब तथ्यों को उजागर भी करेंगे और एक्सपोज करेंगे कि आज हमारे लोकतंत्र में किस तरह की कमियां आ गई हैं, और किस तरह से हमारे वोट के अधिकार को, हमारे अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार को किस तरह से छीना जा रहा है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हिंदी में बोलने की आदत थोड़ी कम है, चूँकि फॉरेन सर्विस में 36 साल रहा हूँ, इसलिए गलती के लिए क्षमा।